नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर नेवल बैलेंस को लेके, स्पेशली दोस्तों न्यूक्लियर आर्म सबमरीन को लेके, और इसके लिए क्या क्या चिंताएं और क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है अगर हम कंट्रीज की बात करें अपने अपने क्षेत्र के अंदर और इंडो पैसिफिक के अंदर, जैसे कि इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एटसेट्रा, इन सभी की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो मैरीटाइम स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो लगातार चेंज होता जा रहा है, और जितने भी दोस्तों मेजर पावर इस एरिया के अंदर प्रेजेंट है उनकी अगर फ्यूचर की अगर हम देखें न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्सेस को, तो वे दोस्तों स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल और फोर्स स्ट्रक्चर के ऊपर आधारित होगी। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी संभावना है वो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन की है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जितनी भी पावर है देशों की, वे सारी आगे अगर फ्यूचर को देखें तो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के ऊपर आधारित है। दोस्तों अगर हम कोल्ड वार के समय की तुलना आज के समय से करें तो बहुत ही मुश्किल है अपनी एसेट्स को बचाना, स्पेशली मैरीटाइम कैंपेन के समय दूसरी चीजों से। और दोस्तों आज के समय में जब एंटी सबमरीन वारफेयर का पोटेंशियल बढ़ गया है, स्पेशली ईस्ट और साउथ चाइना सी के अंदर, और वहीं इंडियन ओशियन के अंदर इंडिया और पाकिस्तान को देखते हुए, और नॉर्थ कोरिया की अपनी अलग पॉसिबिलिटीज हैं, तो ऐसे में दोस्तों एस्केलेशन का जो दायरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, और ऐसे में एक्सीडेंट होने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें यूएस नेवी की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की, तो ये दोस्तों उसकी कंट्री की न्यूक्लियर आर्सेनल का हिस्सा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन यूएस नेवी इसकी सुरक्षा के लिए तब तक चिंतित रहेगी जब तक दोस्तों इसकी टेक्नोलॉजी, जैसे कि सेंसर टेक्नोलॉजी और इसकी जियोग्राफिकली, ओशियानोग्राफिकली जितने भी प्लेटफॉर्म है उनके अंदर कोई रिवोल्यूशनरी चेंजेस न हो जाए, और तब तक दोस्तों इसकी ही सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा उनका ध्यान रहेगा। और जो अमेरिकन न्यूक्लियर फोर्स के लिए जो फंडिंग होगी वो इसी के लिए हायर प्रायोरिटी पे रहेगी। और दोस्तों यूएस नेवी के लिए अगले डिकेड के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी इसकी ओहियो क्लास की सबमरीन को चेंज करना। और दोस्तों इसे चेंज करने के लिए जो 12 नई कोलंबिया क्लास की सबमरीन लगाई जाएंगी, तो इसमें दोस्तों इतना ज्यादा खर्च हो जाएगा कि वह अन्य जो जरूरतें हैं चाइना और रशिया के कंबाइंड चैलेंज से निपटने के लिए उसके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, उसके लिए कॉस्ट की कमी हो जाएगी। यूएस नेवी की दोस्तों जो स्ट्रेटेजी है पहली वेपन बेस्ड पे है कि वह इतनी ज्यादा सक्षम हो जाए कि जो उसकी दुश्मन देश है वे वैसे ही बहुत ज्यादा पीछे हो जाएं अगर देखा जाए कैपेबिलिटी के ऊपर। और दूसरा दोस्तों जो चैलेंज यूनाइटेड स्टेट नेवी कर सकती है चाइना को, वो ये है कि वह भी अपना पूरा फोकस इस एरिया के अंदर बैलेंस करने के लिए पार्टनरशिप के ऊपर दे, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ में मिलके। इससे भी वहां पर चाइना का प्रभाव कम हो जाता है। और दोस्तों वेस्टर्न पैसिफिक सी के अंदर चाइना के द्वारा भी एक प्रीडोमिनेंट मैरीटाइम पावर होने के अंदर उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है, स्पेशली रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को लेके। लेकिन दोस्तों एक बड़ी चीज ये भी है, भी चाइना को इसके अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो उसकी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज को लेके है, दूसरा उसकी स्टेल्थ क्वालिटीज को लेके है, क्योंकि उसकी सबमरीन मानी जाती है पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं है, और अमेरिका को चैलेंज देने के लिए उसे इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। वहीं दोस्तों रशिया की बात करें तो इसकी प्रॉब्लम्स भी यूएस के जैसी ही है, और उसके अंदर सबसे बड़ी बात है अपनी सबमरीन फोर्स को मॉडर्नाइज करना और जो बची हुई नेवी है उसको भी मेंटेन करके रखना। और रशिया की ओल्डर सबमरीन को नई बोरे क्लास की सबमरीन के साथ में चेंज किया जाना रशिया के बहुत से नेवी के रिसोर्सेज को खा जाएगा। और न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को रिन्यू करना और अपनी एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटीज को भी लगातार बढ़ाए जाना उसकी डेवलपमेंट के अंदर शामिल होगा। लेकिन उसके लिए लिमिटेड मनी का अवेलेबल होना रशिया की चिंताओं को बढ़ाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें जापान की, तो दोस्तों जापान की सिचुएशन दूसरी है। उसकी फोर्सेस जो है चाइना की पीएलई नेवी के बढ़ते प्रभाव के बाद भी दोस्तों एक्सपेंशन की नहीं है, और उसका फोकस जो है वो स्पेशली एम्फीबियस फोर्सेस को डेवलप करने के ऊपर है, ताकि अगर कोई थ्रेट पैदा हो तो फटाफट रैपिडली एक्शन लिया जा सके, स्पेशली राइक्यू आइसलैंड के अंदर और सेनकाकू आइसलैंड के अंदर, जिसे चाइना डियाओव्यू नाम देता है। जापान की एंटी सबमरीन वारफेयर एफर्ट्स की बात करें तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है उसकी मैरीटाइम स्ट्रेटजी के अंदर, लेकिन ये स्लोली एक्सपेंड भी कर रहा है, उसकी सबमरीन पावर भी बढ़ रही है। इसके अलावा वह अपनी एंटी सबमरीन वारफेयर के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर भी काम कर रहा है।
वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उसके लिए भी चैलेंजेस उतने ही हैं, और वो भी एक अच्छा रीजनल प्लेयर है क्योंकि उसके पास भी हाई टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी है, स्पेशली एंटी सबमरीन वारफेयर के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका भी लगातार असिस्टेंस देता रहा है जैसे वह जापान को देता है। और इसके अलावा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हमेशा बैलेंस के अंदर रहा है अपनी नेशनल कैपेबिलिटीज को और उसके स्ट्रेटेजिक वेट को लेके। लेकिन दोस्तों साउथ चाइना सी के अंदर इसकी प्रेजेंस रेगुलर रही है कई सालों तक। अब लेकिन जो इसने इंडो पैसिफिक के अंदर अपनी डिप्लॉयमेंट की है, स्पेशली अपने एंडेवर टास्क ग्रुप की, तो दोस्तों ये एक बड़े स्केल के ऊपर है। इसके अंदर इंडिविजुअल शिप डिप्लॉयमेंट से लेके अभी तक रिसेंट पास्ट के अंदर कई गतिविधियां देखी जा सकती हैं। वहीं दोस्तों अगर नॉर्थ कोरिया की बात करें और इसकी अंडर वाटर न्यूक्लियर डेटरेंट की बात करें तो ये केवल इतनी सी डेवलपमेंट पर आधारित है कि यह फ्यूचर के अंदर अपनी नेबरिंग कंट्री के लिए एक समस्या बना रहे या फिर एक थ्रेट बना रहे, यानी इसकी प्रेजेंस रहती रहे, बस यहीं तक ये शामिल है। वहीं दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को पाकिस्तान के साथ अपनी टेंशन्स को कम करके चाइना की तरफ देखना होगा क्योंकि वह उसके लिए मेन राइवलरी है और उसकी ग्रोइंग प्रेजेंस इंडियन ओशियन रीजन के अंदर एक थ्रेट के रूप में है और इंडिया इसे सबोटेज भी कर रहा है। इंडिया अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन की संख्या को बढ़ा रहा है और नए नए प्रोजेक्ट भी चला रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ में मिलकर भी बहुत सी एक्सरसाइज कर रहा है और चाइना को कंटिन्यूअसली एक बराबर बैलेंस के साथ में धक्का दे रहा है। तो दोस्तों अंत के अंदर हम ये कह सकते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जो है वो पूरी तरह से मैरीटाइम एलिमेंट है। और दोस्तों इसके अलावा अपनी न्यूक्लियर एसेट को प्रोटेक्ट करना रूटीन मैरीटाइम कैंपेन के दौरान बहुत ही मुश्किल है। और सबमरीन कैपेबिलिटी के अंदर बढ़ावा होना और एंटी सबमरीन वारफेयर टेक्नोलॉजी का भी एडवांस होना एक तरह से रीजनल मैरीटाइम बैलेंस को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है और इसकी कम्प्लेक्सिटी को भी बढ़ा रहा है। और इसी के लिए सभी देश प्रयास कर रहे हैं और इंडिया को भी इसके अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।